हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर क्यूट सा चैनल वेब फिजिक्स हजारीबाग। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमेश कुमार और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में ब्रेविस्टस लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये नियर अबाउट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को मक्खन की तरह पढ़ते हैं, बहुत इजीली समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आप 100% मार्क्स इसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेविस्टस लॉ क्या है। ब्रेविस्टस लॉ क्या स्टेट्स करता है, ठीक है। तो ब्रेविस्टस लॉ के बारे में पहले जानें, इसका स्टेटमेंट को, फिर जानेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी होगा, आपके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। The tangent of the polarizing angle. The tangent of the polarizing angle is numerically equal to the refractive index of the medium. दोस्तों कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। सबसे पहली बात कि हम ये समझें कि पोलराइजिंग एंगल क्या है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आपको आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस हम लिए हुए, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, इसको हम फर्स्ट मीडियम कहेंगे और इस वाले को हम सेकेंड मीडियम कहेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट ए से चल करके ओ पे आया, जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराया। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दोनों को अलग कर रहा है, एक मीडियम 1 दूसरा मीडियम 2, ये दोनों को अलग कर रहा है। तो जब बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, जिस सरफेस पे इंसिडेंट करता है उस सरफेस पे एक नॉर्मल हम डालते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से भी। और इसमें से चूंकि ये 2 मीडियम है तो एक रे ऑफ लाइट, कुछ पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा और उसी बीम में से कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, मतलब दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा, और कुछ रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस चल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड बीम और इसको रिफ्लेक्टेड बीम, और इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड बीम। रिफ्रैक्शन वो होता है जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से चल करके आए और दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए, तो उस फेनोमेना ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस बीम ऑफ लाइट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड बीम। और जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी मीडियम से चल करके आता है, इंटरफेस से टकराने के बाद वो सेम मीडियम में वापस चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पोलराइजिंग एंगल क्या है। सबसे पहली बात ये हम लोग, ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। ये बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे बहुत सारे बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं जिसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये बीम ऑफ लाइट ये अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हो सकता है वो इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा हो, या फिर ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, या फिर इस एंगल पे वाइब्रेट कर रहा हो। तो इसका अलग अलग डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन है। लेकिन जब ये इस एंगल पे टकराएगा, कुछ पार्ट ऑफ रे जो कि फुली ये पोलराइज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अनपोलराइज और इसको बोलते हैं पोलराइज, और इस रिफ्रैक्टेड रे को बोलते हैं पार्शियली पोलराइज बीम ऑफ लाइट। तो ये अनपोलराइज है, मतलब कि इसका जो वाइब्रेशन जो है ये डिफरेंट प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन कि जब ये पोलराइज हो जाएगा तो सारे के सारे जो वेव हैं, जो सारे के सारे जो वेव है वो सारे एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेंगे। देख पा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंटेड दिखाया है। और यहाँ पे ये दिखाया है, इससे मतलब ये हुआ कि यहाँ बहुत सारे इसके डायरेक्शन है, हो सकता है ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो या हो सकता है ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो। तो पोलराइजेशन के बाद सारे बीम ऑफ लाइट एक ही प्लेन में पोलराइज हो जाते हैं, मतलब डायरेक्शन सभी वेव का एक ही प्लेन में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेन पोलराइज लाइट है। अब एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस समय प्लेन पोलराइज बीम ऑफ लाइट और पार्शियली पोलराइज बीम ऑफ लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए?
90 डिग्री हो जाए, उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पोलराइजिंग एंगल क्या है। तो ये ब्रेविस्टर्स लॉ कहता है कि द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट होगा पोलराइजिंग एंगल का, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मान लेते हैं ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू मान लेते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि म्यू जो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, ये इक्वल होगा टेन थीटा पी, जहाँ पे थीटा पी आपका पोलराइजिंग एंगल है। इसी को हम बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। जिस समय रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय के एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, वेयर थीटा पी क्या बोले दोस्तों, पोलराइजिंग एंगल। अब हम देखते हैं कि क्या ये सच में म्यू इजिकल्स टू थीटा पी होता है या नहीं होता है। इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो इसे प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा इजी है, देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए वो यहाँ पे दिख पा रहा है आप लोग को कि ए वो ये क्या चीज़ है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। इसको हम कह सकते हैं अनपोलराइज्ड। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट या बीम जो कहिएगा आप। ठीक है, और ओ बी क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। ये क्या है, ये आपके रिफ्लेक्टेड लाइट। इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन पोलराइज लाइट है। और आपको दिख रहा होगा ओसी, ये ओसी क्या है, ये पार्शियली पोलराइज्ड है, मतलब कि फुली इधर पोलराइज हो गया और कुछ पार्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट ये रिफ्रैक्टेड कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसका भी डायरेक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन इससे कम होगा। और इसमें क्या होगा, सारे वेव का डायरेक्शन एक ही होगा। अगर वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, वो एक ही प्लेन में सारा वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, वेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा पी बोलेंगे, मतलब पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, फ्रॉम द फिगर में देखिए एन ओ एन डैश एक स्ट्रेट लाइन है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये है ना, जो सेकंड मीडियम है उसके क्या है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है ये। तो एन ओ एन डैश इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, तो 180 डिग्री के होते हैं। ये पहले से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये एन ओ एन इजिकल्स टू 180 डिग्री। अब ये एन ओ एन में यहाँ तीन एंगल दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे आर जो कि रिफ्लेक्टेड रे है एंगल है, ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आर डैश जो है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आर डैश को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे हैं और ये आर को कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और वो एंगल कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। तो वही हमने लिखा एन ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ एन डैश, सी ओ एन डैश। ठीक है, ये सारे एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे। जहां पर एन ओ बी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको हम आर कहेंगे। और ये तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि बी ओ सी ये 90 डिग्री होते हैं, क्लियर है ये। और सी ओ एन डैश ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा आपका आर डैश, जिसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे को हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 180 डिग्री हो जाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि सारे का वैल्यू यहाँ पर जो आर आपका है, ये आर अच्छे समझ लीजिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि यहाँ ये पोलराइजिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीम ऑफ लाइट पोलराइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि आई इजिकल्स टू आर होता है। और आई को यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये पोलराइजिंग एंगल है, ये क्या है, ये पोलराइजिंग एंगल है। तो आर भी क्या कहलाएगा आपका, ये थीटा पी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ पे आर है वहाँ क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, थीटा पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं थीटा पी, क्योंकि आई इजिकल्स टू आर इजिकल्स टू थीटा पी। ये आई किसके इक्वल है,
थीटा पी के इक्वल है और आई आपके आर के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर जो है आपका थीटा पी के इक्वल है। तो थीटा जहाँ पे आर था वो हमने पुट कर दिया थीटा पी, ये 90 डिग्री है और ये आर डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 90 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, इधर बच क्या जाएगा आर डैश। क्लियर है, ये आर डैश बचा और प्लस में इधर क्या है थीटा पी। तो मुझे चाहिए क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल चाहिए, मतलब आर डैश चाहिए, तो थीटा पी को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये 180 माइनस 90 ये 90 हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस थीटा पी हो जाएगा। दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा पी। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इस जगह पे हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम और ये हमारा सेकेंड मीडियम। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम को कहना है कि ये मान लेते हैं हवा है ये, तो म्यू एयर कहेंगे इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम हमारा ये है, इसको म्यू मीडियम कहते हैं हम लोग। ठीक है, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आर डैश होगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हमने यूज किया, म्यू एयर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है ये। अब हम अगर फर्स्ट मीडियम के एयर लिए हुए हैं तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा और आई के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, थीटा पी पुट करेंगे, चूंकि एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है ये। और म्यू मीडियम ये क्या हो जाएगा, इसको म्यू मान लेते हैं हम। और ये साइन आर डैश, ये आर डैश का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, आर डैश इजिकल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा पी। ओके दोस्तों, तो जहां पे आर डैश था वहां पे हमने पुट कर दिया 90 डिग्री माइनस थीटा पी। ओके, सो 1 इंटू साइन थीटा पी दैट इज साइन थीटा पी हो जाएगा और इधर म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पी दैट इज कॉस थीटा पी। क्लियर है ये। अगर हम कॉस थीटा पी को, ये इधर मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा, अगर इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। तो साइन थीटा पी बाय कॉस थीटा पी इज इक्वल्स टू, इधर बच के आ गया म्यू, तो साइन थीटा पी बाय कॉस थीटा पी, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो ये हो गया टेन थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू। इसका मतलब ये हुआ जो आपका थीटा पी है यही आपका पोलराइजिंग एंगल है। और यहीं पे कह रहा था द टेंजेंट एट द पोलराइजिंग एंगल, तो टेंजेंट जहां भी होता है वो टेन थीटा होता है। तो थीटा पी आपका पोलराइजिंग एंगल है, सो टेंजेंट एट पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज म्यू। और आप कह सकते हो कि म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा पी। यही आपको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। ये स्टेटमेंट था ब्रेस्टर्स का, ठीक है, जिसने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का जो होगा वो टेंजेंट एट दी पोलराइजिंग एंगल के इक्वल होगा। तो दोस्तों इतना साफ साफ अगर एग्जामिनेशन में आप लिखते हैं तो किसी का मायका लाल नहीं कि वो आपका एक भी मार्क्स काट सके, ये मेरा वादा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। आप इसका एंजॉय करें, आराम से एक बार देखिए, एग्जाम से पहले एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लें और जाके वहाँ पे एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।